गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। कैसे हैं आप सभी लोग? दिवाली की छुट्टी ख़त्म हो गई है और मुझे लगता है कि पढ़ाई का मोड सभी का स्टार्ट हो गया होगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़। आज काफ़ी अच्छे न्यूज़ हैं। टाइगर कंजर्वेशन पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट में क्या चीज़ें बताई जाती हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं आज के डिस्कशन में। आई होप आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करेंगे, ठीक है? और कमेंट करके मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो टाइगर कंजर्वेशन पर है। न्यूज़ है कि ग्लोबल टाइगर नंबर्स राइज, साउथ ईस्ट एशिया फेसेस हैबिटेट थ्रेट्स। टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो ऑल अराउंड वर्ल्ड तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम बात साउथ ईस्ट एशिया की करते हैं जहाँ पे कि इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत काम किया गया है, तो वहाँ पे स्टिल हैबिटेट इशू आ रहा है। जो टाइगर्स हैं उनके रहने का प्रॉब्लम है, हैबिटेट इशू है। इस वजह से उनकी संख्या में गिरावट भी हो रही है। ये कहाँ का है? साउथ ईस्ट एशिया का। लेकिन अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं तो उसमें जो टाइगर के नंबर्स हैं वो राइज हो रहे हैं, ठीक है? तो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम GTRP, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज़, ठीक है? तो ये लाया गया था ताकि जो टाइगर का पॉपुलेशन है उसको बेहतर किया जा सके। तो GTRP का 2.0 स्टार्ट हो गया है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम था वो 2010 से 2022 के ईस्वी के लिए था, ठीक है? 12 साल के लिए था। अब जो 2.0 लॉन्च किया गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये 2023 से लेकर के 2034 तक के लिए टारगेट किया गया है। इसमें बाघ का संरक्षण जो है वो सबसे अहम मुद्दा होगा। 2010 में ही सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन भी लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली पूछ ली जाती हैं कि इनमें से कौन कौन सा डिक्लेरेशन है जो टाइगर की सुरक्षा के लिए है, ठीक है? तो सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन ज़रूर याद रखेंगे। 2010 में 13 टाइगर रेंज जो कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट किया गया था इस डिक्लेरेशन में। वहाँ पे कैसे जो टाइगर का पॉपुलेशन है उसको डबल किया जाए 2022 तक, ये टारगेट था सेंट पीटरबर्ग का, ठीक है? ये डिक्लेरेशन जो आया था 2010 में आया था। अब टाइगर कंजर्वेशन क्या स्टेटस में है, बाघ संरक्षण की स्थिति क्या है पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि रूस और दक्षिण एशिया की अगर हम बात करते हैं, यानी कि साउथ एशिया और रशिया की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे स्टेटस बढ़िया है, टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन वही साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हम जाएंगे, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, लाओस, वियतनाम, ये सारा जो जगह देखते हैं आप, वहाँ पे दिक्कतें अभी जारी हैं। बिकॉज हैबिटेट का चैलेंज है, पोजिंग हो रहे हैं, टाइगर के रहने की जगह नहीं है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स बहुत हो रहे हैं, जंगलें कम हो रही हैं, तो इस वजह से उनको हैबिटेट का इशू आ रहा है, ठीक है? अब देखिए बाघों की जो आबादी है वो कितनी बढ़ी है, 60% की वृद्धि हुई है। अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज हम इसको कह सकते हैं, पॉजिटिव चेंज हम कह सकते हैं। 60% तक पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। 5870 नंबर जो हैं टाइगर के वो बढ़े हैं। तो इसमें कंट्रीज़ जो हैं भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, लाओ PDR, वियतनाम, इन जगहों पर डिक्लाइन है पॉपुलेशन। जैसा मैंने बताया ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पे कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ध्यान कम दिया जा रहा है, या फिर जिस तरीके से जो एक्शंस लेने चाहिए थे वो नहीं लिए जा रहे हैं। इसी में हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि 2.0 की हम बात करेंगे, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, जो कि 2023 से लेकर के 2034 के लिए। ये ईयर याद रखना है, एग्ज़ाम में ईयर भी पूछा जाता है कि GTRP 2.0 जो है वो कब से कब तक के लिए है।
तो 2.0 जो है इसको थिम्पू में रिलीज़ किया गया इस पूरे प्रोग्राम को। और इसमें जो वहाँ के रॉयल गवर्नमेंट भूटान के और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स ये सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और वहीं पे इसको GTRP को जो लॉन्च किया गया था 2010 में, जो मैंने आपको पहले बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए 2010 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो 2022 में डबल करने का टारगेट था टाइगर के पॉपुलेशन का, ठीक है ना। और उस समय वर्ल्ड बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड प्रोग्राम है GTRP, ओके। और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंदर आता है, GTI। ये सब वर्ड्स याद रखने हैं आपको, GTI ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, हिंदी में वही है, इंग्लिश में भी वही है। तो विश्व बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2010 में। GTI के अंदर ये GTRP को लॉन्च किया था, ठीक है। एंड सॉरी गाइस, ग्लोबल टाइगर फोरम बिकेम द इम्प्लीमेंटिंग आर्म फॉर द टाइगर एजेंडा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम को इसमें रखा गया था, ठीक है। GTRP 2.0 की हम बात करेंगे। हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय टाइगर रेंज कंट्रीज़ थ्रू द इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इनका कोलैबोरेशन है। तो ये भी एक कोलैबोरेटेड प्रोग्राम है जो GTRP 2.0 लॉन्च किया गया है। इसमें भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंच हैं वो मिल करके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में सीधा सीधा स्टेटमेंट हो सकता है। तो भारत में ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए गए, भारत में से कौन कौन से कदम उठाए गए टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। इसमें आता है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भारत में सारे एक्शंस लिए गए हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए। टाइगर सेंसस इन इंडिया, और इसके बाद वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2022, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। ये सारे मतलब आप यूँ कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन या जो हमारे यहाँ का जो कानून है उसमें भी बदलाव किया गया, अलग से प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए और उस इतने सारे एक्शंस लिए गए प्रोजेक्ट टाइगर को कंजर्व करने के लिए, ओके। आई होप जितनी जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। कुछ डाटा एंड फैक्ट्स मैंने यहाँ पे बताया है, वो आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा कॉपी में। जब आप लिखेंगे तो ही आपके दिमाग में वो चीज़ें जाएंगी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को लेकर के कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एरिया वाइज यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करें, कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम या फिर सुंदरबन। तो आंसर है हमारा सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। एरिया वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कितना है। तो नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पड़ता है। रणथंभौर राजस्थान में है। कॉर्बेट उत्तराखंड में है। जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, पहले 50 से, अभी उसमें से कुछ बढ़े हैं, शायद अब 54 या 55 है, देख लेंगे आप लोग। जितने भी टाइगर रिजर्व हैं आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा कि वो टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। लोगों को बहुत टफ़ लगता है कैसे, लेकिन अगर आप उसको रोज़ 5 मिनट देखेंगे टाइगर रिजर्व को कि कहाँ पर है, कौन से एरिया में है, तो आपको याद हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी टफ टास्क। अगला न्यूज़ है इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, ठीक है। अभी आपने देखा कि नेपाल में भूकंप आया बहुत तीव्र गति से, एक बार नहीं बल्कि 2 बार आया। और वहाँ पे जो वहाँ का जीवन पद्धति शैली थी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गई। बहुत सारे लोगों के मौत की भी खबर आई। वहाँ घर गिर गए, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई और बहुत ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिला। अभी नवंबर की बात है ये, शुरुआत में। तो क्या हमारे यहाँ पे जो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है वो बढ़िया नहीं है क्या? जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सिस्टम है उनके जो अलार्म्स थे वो
वो काम नहीं किया सही से, क्या हमें पता नहीं चल पाया कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस वजह से एक नया अप्रोच लेकर के आ रहे हैं। इसमें गूगल ने पार्टिसिपेट किया है कि जैसे ही भूकंप आने वाला होगा तो उसके लिए अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो व्हाट आर द इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम इन इंडिया। अभी गूगल ने, जो गूगल का एंड्रॉयड है, उसको उसकी मदद से अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसमें गूगल ने, जो भारत का NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके साथ मिल करके, साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आने वाला NCS है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, इनके कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन से गूगल एक फ़ीचर को लॉन्च करने जा रहा है। सितंबर 2023 में भारत में इसने किया था। इसमें कोलैबोरेशन है NDMA वगैरह का। तो पूरी तरीके से अभी एक्टिवेटेड ये नहीं है। गूगल्स अलर्ट आर ट्रिगर्ड बेस्ड ऑन MMI, मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी स्केल। याद रखिएगा, ये ऑल्टरनेटिव है रिचर स्केल का। रिचर जैसे कि भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, तो यहाँ पे रिचर स्केल की जगह पे MMI स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा है, मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी स्केल। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो अभी जो अलार्म सिस्टम है, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, उसमें गूगल सपोर्ट कर रहा है NDMA की मदद से और NCS की मदद से। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023। पहला सवाल बनेगा कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आंसर होगा, इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, याद रखिएगा, स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट SEI, क्लाइमेट एनालिटिक्स E3G, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। दो नाम इसमें सुना हुआ होगा, फेमस है, UNEP का और स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट का। तो ये दो नाम भी अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से आंसर गेस कर पाएंगे। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्यों पब्लिश किया जाता है, क्या मतलब है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट का। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट का, कि हम टेम्परेचर लेवल को मेंटेन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको हम मेंटेन करेंगे 1.5 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम नहीं जाने देंगे। तो उस बीच में हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई अब ये सारा जो एमिशन होता है किसका, कार्बन का एमिशन होता है, राइट। अगर हमें अपने टेम्परेचर को कम करना है तो हमें कार्बन के एमिशन को कम करना पड़ेगा। अब कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, वो कहाँ से होता है, जब कोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तेल, ऑयल, डीजल, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ेगा, गैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसका उपयोग भी होगा, और अगर वो उसका उपयोग होगा तो कार्बन एमिशन भी बढ़ेगा। तो हम इसमें यही देखते हैं कि क्या ये जो फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, कोल, ये सारी चीज़ें, क्या इसका प्रोडक्शन कम हुआ या कितना गैप है। जो हमने टारगेट किया था तब से लेकर के अब के प्रोडक्शन में गैप कितना है। अगर ये गैप है, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम एमिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गैप नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हम अभी भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो इंडिया में जो फाइंडिंग्स आई है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट की, तो उसमें एमिशन रिडक्शन को लेकर के इंडिया ने NDC एम्स टारगेट किया है, जिसमें कि 45% तक एमिशन को रोकने का टारगेट लिया गया है 2005 के लेवल से। ठीक है ना, 2030 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें 50% नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी को टारगेट किया गया है। तो ये सारा इंडिया के टारगेट्स हैं जो इंडिया ने प्रॉपर एमिशन को रोकने के लिए अपने लिए बनाए हैं। ठीक है ना। आई होप प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट समझ में आ गया होगा। कौन रिलीज़ करता है याद रखिए, क्या इसका मेन मोटिव है ये आपको याद रखना है। इसमें एक्चुअली प्रोडक्शन से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें चावल, दाल, आटा, गेहूँ के प्रोडक्शन की बात चल रही है। नो, इट इज़ अबाउट एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा कि ये प्रोडक्शन संबंधित है। भारत में जो प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपको वो लग सकता है एक बार को, बट प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, गैप जैसे ही आएगा आप याद रखिएगा एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है
कोराई ग्रास मैट्स, इसको रीड ग्रास मैट भी बोलते हैं, ठीक है। कोराई पाई भी बोलते हैं, ये तमिल में कोराई पाई बोला जाता है। तो कोराई ग्रास मैट्स जो है ये ड्राई ग्रास, मतलब ड्राई घास होते हैं, सूखे घास होते हैं, ठीक है, सूखे घास होते हैं एंड कल्टिवेटेड अलोंग द बैंक ऑफ द कावेरी। जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी की के किनारे पर इसको कल्टीवेट किया जाता है, बोया जाता है इन कोराई पाई को। इसको रेड ग्रास मैट भी कहते हैं, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और गर्मियों में इसका यूज़ किया जाता है चटाई बनाने के लिए, ठीक है ना, ठंडी का एहसास देता है। तो ये जो ग्रास मैट है इससे चटाई बनाई जाती है, ठीक है। ठंड के मौसम में सोने के लिए ये गर्म हो जाते हैं, मतलब ये इतना अच्छा है कि गर्मी में ये ठंडक का एहसास देते हैं और गर्मी में ये ठंडी में ये गर्म का एहसास देते हैं, गर्मी में ठंडक का एहसास देते हैं। तो इस वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं चीज़ है। और ट्रेडिशनल गिफ्ट्स के तौर पे तमिल वेडिंग्स में यूज़ किया जाता है। तो तमिलनाडु संबंधित है, इसको याद रखना है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।